जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे कंप्यूटर से संबंधित वन लाइनर प्रश्न। इसको वन लाइनर भी कह सकते हैं और फिर एमसीक्यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या है? तो सीडी रोम। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला प्रश्न देखिए, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसको क्या बोलेंगे? तो नॉन वोलेटाइल। और जो अपना डाटा खो देती है उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ क्या है? वे यूजर को डाटा स्टोर करने की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, रोम जो होता है एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। तो रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंस्टॉलेशन। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब पीसी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो रैम में होता है। ठीक है जी। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, WRM का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न के रूप में हम देखेंगे, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो 2 प्रकार की, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। ठीक है जी। देखिए, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं तो रैम हो गया। देखिए, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो इंटरनल, भीतरी मेमोरी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क चूंकि कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। निम्न में से कौन पद सत्य है? तो देखिए, फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, गलत है। रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ये बात सही है, बाकी सभी गलत है, पढ़ लीजिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो रैम को। रैम को आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी से कंटेंट निकल जाते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर जिस मेमोरी से कंटेंट निकलेंगे उसको वोलेटाइल बोलेंगे और जिससे नहीं निकलेंगे उसको वोलेटाइल मतलब रोम। देखिए, अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, फ्लॉपी डिस्क का भी प्रयोग करते हैं, टेप, चुंबकीय का प्रयोग, हार्ड डिस्क का प्रयोग, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी है और यह वोलेटाइल मेमोरी होता है। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो 500 मेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या बोलेंगे? नॉन वोलेटाइल बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है मेमोरी होता है वो बिजली के आने जाने से प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो रोम। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्लैश क्या है? तो फ्लैश जो होता है एक तरह का रैम होता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो पी रैम जो होता है परमानेंट रैम, ये रैम के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि इसमें डाटा जो होते हैं परमानेंटली सेव होते हैं। देखिए, फ्लैश है, डी रैम है, डायनेमिक रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम, ये सभी रैम है, लेकिन पी रैम को रैम की श्रेणी में नहीं रखते हैं। देखिए, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? तो फ्लैश टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो प्राइमरी। अगला प्रश्न हम देखना है,
सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो कैचे मेमोरी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। देखिए, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के रूप में जाना जाता है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह है जो आपको सहायक मेमोरी है, बाहर से लगाया जाता है। देखिए, 574 जो होता है, 574 मेगाबाइट एक प्रकार का रैम नहीं है, क्योंकि जो होता है रैम 16 के गुणज में होता है। तो रैम की श्रेणी में मेगाबाइट 64 मेगाबाइट 32 ये सभी है, लेकिन ये 574 वाला नहीं है। देखिए, सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो रैम। बिजली जाते ही इसमें की डाटा उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती है, इरेज हो जाती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला देखिए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको आप कह सकते हैं डिस्क भी कह सकते हैं, चुंबकीय टेप भी कह सकते हैं, मतलब दोनों कह सकते हैं आप। देखिए देखिए मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो होता है आपको स्टोरेज से संबंधित होता है। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या होता है? तो केवल रीड होता है, रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। देखिए, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज क्या है? तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है। सीडी से आप क्या समझते हैं? तो पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा, तो वो होगा आपको सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, रोम में। ठीक है। देखिए, आपको किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता कहते हैं। देखिए, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिए जाते हैं, तो ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, CDRW डिस्क क्या है? तो CDRW डिस्क जो होता है इसमें इरेज और रीराइट किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। ठीक है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ये है माइक्रो मेमोरी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो वोलेटाइल होगा तो जब कंप्यूटर से करंट ऑफ होगा, मतलब कंप्यूटर बंद होगा, तो उसमें डाटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? खत्म हो जाएंगे। यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए तो देखिए, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो देखिए, रोम में डाटा खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें यथावत बना रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, डीवीडी का उदाहरण क्या क्या है? तो डीवीडी का उदाहरण जो है ऑप्टिकल डिस्क है। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो बहु स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला और इनएक्सपेंसिव तरीका है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो अब देखिए, ये सभी कीमत के रूप में भी स्टोरेज मेमोरी अलग अलग मूल्य के होते हैं, विश्वसनीयता भी अलग होती है, गति भी अलग अलग होती है, तो ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन से मीडिया में डाटा अब्लिक जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? तो CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी को सूचनाएं
ये हो जाएगा रेड लाइट के लेसर झरोके से के प्रयोग से लिखती और पढ़ती है। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं रेड लाइट के लेजर झरोके से पढ़ती हैं के प्रयोग से लिखती और पढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, मतलब ये वोलाटाइल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन या रिजिड अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा या जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो यह हो गया आपका हार्ड डिस्क। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? तो चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस है, टेप्स भी है, डीवीडी भी है, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो आप जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण इसमें हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ये सभी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकते हैं? तो रोम, मतलब केवल रीड कर सकते हैं। देखिए, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क है अस्थाई। देखिए, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसको रैम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो ये होगा एड्रेस। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो वोलाटाइल मेमोरी का। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो देखिए, फ्लैश डिस्क स्टोरेज है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, लेकिन कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। रैम में वोलाटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट खत्म होने पर उड़ जाते हैं या इरेज हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो डिस्क ड्राइव। देखिए, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या है? तो ये है कैसे। अगला प्रश्न देख लीजिए। रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर भिन्न होती है, उसमें पीरियड या डाटा स्टोर किया जा सकता है, इस मामले में भिन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह रैम में स्टोरेज किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? तो यह जो हो जाएगा आपका एस रैम की, स्टैटिक रैम की। ठीक है, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये स्टोरेज डिवाइस है। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य क्या है? तो फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य देखिए क्या है, प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, इसी को फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम देखिए स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सीडी है, फ्लॉपी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है। रैम जो होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है। देखिए, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि जो है डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। डी रैम का लाभ क्या है? यह एस रैम से सस्ता होता है, डायनेमिक रैम जो होता है। अगला प्रश्न देखिए। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें स्टोरेज डिवाइस से कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। सीपीयू में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी की प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी। देखिए,
जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी में कंटेंट नष्ट नहीं होंगे। तो रोम में, ठीक है, ईपी रोम में, देखिए ईपी रोम में तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है। CDRW का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो अगला प्रश्न हो रहा है डायनेमिक रैम। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? तो कैचे मेमोरी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, या आउटपुट डिवाइस होता है। CD आपका स्टोरेज है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? तो ये जो होता है रैम। DVD क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क देखिए, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुततर महंगा अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो यह है आपका कैचे मेमोरी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, USB संग्रह यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए USB संग्रह नियुक्ति कौन सा प्रकार है? तो सेकेंडरी, द्वितीयक। अगला प्रश्न देख लीजिए, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। देखिए कंप्यूटर, अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो अस्थायी निर्देश का प्रयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह किस में निहित होता है? तो रोम में। एक DVD का आकार क्या होता है? तो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो रोम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3D ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए लिनक्स एक प्रकार का भंडारण युक्ति नहीं है, जबकि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। देखिए पेन ड्राइव आपको स्टोरेज डिवाइस है, आईपॉड है, फ्लैश डिस्क है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, CPU के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्मा क्या करता है? तो गणितीय परफॉर्मा करता है ALU जो होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये CPU के लिए गणितीय काम करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड। अगला प्रश्न देख लीजिए, PC का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पोर्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI। यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण क्या है? इंटरप्ट है, पोर्ट है, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये सभी हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर में अनवरत बिजली आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो UPS है। UPS देखिए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखिए निम्नांकित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए CD ड्राइव की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ले जाने के लिए उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस, ठीक है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। देखिए UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो यह है डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो मदरबोर्ड। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्लॉट्स जो होता है, स्लॉट्स कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं।
देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण क्या है? तो विशेष कार्य कार्ड, विशेष कार्य कार्ड। अगला प्रश्न देख लीजिए, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या है? तो ये है डिस्क ड्राइव। देखिए सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो इसमें खाली स्थान में सिस्टम यूनिट होगा। देखिए इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल होगा। इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत न पड़े। अगला प्रश्न देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सीपीयू, सीपीयू है। देखिए एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड क्या है? तो भाई सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी के रूप में जो है एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग इसमें रैम, रैम नहीं है, सीपीयू का भाग नहीं है। तो सीपीयू का भाग नहीं है तो आपको एएलयू भी उसका भाग है, प्रीफेच यूनिट भी है, डिकोड यूनिट भी है, लेकिन रैम नहीं है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बीट में की जाती है। अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो रैम है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज खाली स्थान भरिए। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो जॉन जी कैमी, जॉन जी कैमी ने 1964 में कंप्यूटर के बेसिक भाषा का विकास किया। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है, पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। देखिए प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रेन। अगला प्रश्न देख लीजिए, रिजर्व वर्ड्स वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। देखिए किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए, छोटे बच्चों को ग्राफिक लेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करता है? तो लोगो भाषा का। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रान। देखिए कंप्यूटर फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? विज्ञान में। कंप्यूटर भाषा कोबोल जो होता है व्यावसायिक कार्य में प्रयोग किया जाता है। देखिए कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो किस कंप्यूटर भाषा के? तो कोबोल। देखिए अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? तो कोबोल है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल में। देखिए जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रान भाषा को। अगला प्रश्न देख लीजिए, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करते हैं? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। देखिए भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ सकता है कहलाती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश वाली भाषा को। देखिए सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो मशीनी भाषा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम खाली स्थान पर ये कीबोर्ड सिवाल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। देखिए अगला प्रश्न, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मल्टीमीडिया वेब पेज
वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन है? तो यह है जावा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो होता है हाई लेवल का भाषा का उदाहरण है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती ट्रांसलेटर की। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न देख लीजिए। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है जी। नियमों के उस सेट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। देखिए गलती एक एल्गोरिदम में है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। लॉजिकल एरर हो गया। अगला प्रश्न है आपका मशीन लैंग्वेज का प्रयोग। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग आप देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। देखिए कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? तो असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल नहीं होता है, कोबोल होता है, C++ फॉर्ट्रन होता है। देखिए C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देख लीजिए। FORTRAN फोर्ट्रान का प्रयोग उदाहरण के अनुसार किस में करेंगे? तो चित्र बनाने के लिए। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है नंद गेट NAND गेट और NOR गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं क्योंकि इसके द्वारा कोई भी डिजिटल सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो TB टेराबाइट है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। पद बीट जो होता है किसका लघु रूप है? तो ये है बाइनरी डिजिट। देखिए गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है और 4 को निबल कहते हैं। देखिए बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो 2, 0 और 1। अगला देखिए 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 8। 1 मेगाबाइट लगभग 10 से 24 या 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 10 से 24 बाइट बराबर 1 KB या किलोबाइट होता है। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेराबाइट। देखिए बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो बाइनरी। देखिए बाइनरी नंबर प्रणाली में इनमें से कितने अंक होते हैं? 2, 0 और 1। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन है? तो 0 और 1, ये 1 है 0। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो भाई ASCII एंड एब्सडिक। देखिए 8 लगातार बीटों की सीरीज को बाइट कहते हैं। 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मोडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइलों को डाउनलोड करने में कितना समय लगेगा? तो एग्जाम्पल में कोई नहीं है। ठीक है। इसके आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं टाइम निकालने का। देखिए 0 संख्या के द्विधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है। 0 मतलब ऑफ और 1 रहेगा तो ऑन रहेगा। ठीक है। ये देखिए कितना का सेट है? तो गिनिए इसको, अंक को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का है। ठीक है जी 8 का। तो 8 बीट्स का समूह क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। 0 और 1 मिलके 8 का समूह रहेगा तो उसको बाइट बोलिएगा। देखिए कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स में निकालते हैं। देखिए द्विधारी कोड के अनुसार
विद्युतीय स्पंदन का होना 1 दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है देखिए, इसमें 0 और 1 मिलकर 4 का समूह बना रहे हैं, तो 4 बिट इसको निबल कहते हैं। ठीक है, और 8 वाले को बाइट के बोलेंगे। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। देखिए, लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। मेगाबाइट में पाए जाते हैं। मेगाबाइट में क्या पाए जाते हैं? एक कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ठीक है, मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की क्षमता। ठीक है, 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? तो 1024 बाइट के। ठीक है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों के समूह का। ठीक है, 0 और 1 मिलकर बना होता है, 8 का ग्रुप रहता है, 4 का निबल होता है। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो आप ऑप्शन को पढ़िए, और इसमें 8 अंकीय बाइनरी को बाइट कहा जाता है, ये सही है। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होते हैं? तो डिजिटल डाटा के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखना है आपको। अगला प्रश्न है 33 नंबर। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में कहाँ पे स्टोरेज को दर्शाया गया है? तो देखिए, सबसे बड़ा टीबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद केबी। कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो 1 और 0 जिसमें रहता है वो बाइनरी का उदाहरण होता है। कितने किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 10 से 24। कंप्यूटर में एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। देखिए, और 8 रहेगा तो बाइट हो जाएगा। देखिए, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? तो 2। आधार क्या होगा भाई? तो 2। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होगा? 10 से 24। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है बाइट 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है? तो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। तो यह है आपका एप्सडिक, EBCDI एप्सडिक। ऑस्की एंड एप्सडिक होता है। तो देखिए, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? यह डिजिटों से बना होता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में की शक्ति 2 होती है, मतलब बेस उसका 2 होता है। अगला प्रश्न देखना है आपको। अगला प्रश्न देखना है ASCII में 128 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, याद रखिए। लगभग 1000 जो दिया है मेगाबाइट के बराबर होगा, मतलब 10 से 24 होता है, लेकिन 1000 मेगाबाइट 1 GB के बराबर होता है। देखिए, अगला प्रश्न देखना है आपको। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? तो पहला होता है टेराबाइट टीबी, और दूसरा क्या होता है? जीबी, गीगाबाइट। तो डी हो जाएगा आंसर। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो 101 की वैल्यू देखिए, 5 में 2 से भाग दीजिएगा और इस तरह से निकाल लेते हैं। 2 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, इधर लिखते जाइए। और फिर 2 से 2 कम 2 शेष 0 बचेगा, 0 लिख दिए। तो नीचे से ऊपर लिखना शुरू कर दिए। 101 दिया है, तो ये 5 को दर्शा रहा है। नंबर को बाइनरी में बदलने का रूल होता है, 2 से डिवाइड करते हैं और राइट साइड में उसका शेष लिखते जाते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप क्या है? बाइट है। ठीक है जी, द्विचर संख्या मतलब 0 और 1 से मिलके डिजिटों का समूह, इसका बेस 2 होता है, का अष्टभुज समतुल्य क्या होता है? तो देखिए, 101 के 5 के बराबर लिखा जाता है, और 001 1 के बराबर लिखा जाता है, और 100 के लिए आप 4 लिखते हैं। तो 514 हो जाएगा, 514 इसे मिला लीजिएगा, 514 बन जाएगा। देखिए, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो टेराबाइट है, टीबी बोलते हैं। एक टीबी लगभग 10 से 24 GB के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखना है आपको। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से छोटे स्टोरेज को बताइए। तो सबसे बड़ा जो होता है टीबी होता है, उसके बाद जीबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद केबी।
और छोटा पूछे तो KB पहले, उसके बाद MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रोग्राम में त्रुटि या गलत अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं, बग कहते हैं। याद रखिए, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा। अगला प्रश्न देखिए। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। डिबगिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है डिबगिंग। ठीक है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो प्रोग्राम निष्पादित करने का क्रम क्या होता है? तो पहले फैच करेगा, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर को यूटिलिटी बताता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? तो पैच कहते हैं। बैकअप क्या होता है? तो मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों